जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जो आपका वीकली टेस्ट लिया जा रहा है। और आपका पता है कि अगला जो टेस्ट है आपका वो 11 नवंबर को होने वाला है। लेकिन आप बोलोगे सर कि 11 नवंबर के आसपास तो दीपावली है, तो क्या 11 नवंबर को एग्जाम लिया जाएगा? तो हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है वो 9 तारीख को लिया जाए, ऐसी मेरी चांसेस है, संभावनाएं मैं बता रहा हूं। लेकिन आपके जो एग्जाम का शेड्यूल है उसमें 11 नवंबर लिखा है, तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, चूंकि हिंदी का आपका एग्जाम है तो हिंदी के 2 चैप्टर से एक आपका जो नागार्जुन जी की जो चैप्टर 2 कविताएं हैं, एक आपका यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, जो दंतुरित मुस्कान का चैप्टर है, और फसल वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम लोगों ने अभी जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे उसका हम लोगों ने फुल टू फुल डिस्कशन हम लोगों ने क्या दिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 2 पे, और सेट नंबर 2 पे हम लोग 3 तरह के क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वीडियो बड़ा बने। पहला जो आपका रहेगा जिसपे हम लोग एस टी भी क्वेश्चन करेंगे, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा जिसमें रहेगा केवल इसमें क्या होगा, वीएसटी क्वेश्चन करेंगे पहला, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्या करेंगे, एसटीबी क्वेश्चन करेंगे जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और फिर देखेंगे हम लोग एलटीबी क्वेश्चन को, यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर क्या करेंगे दीर्घ उत्तरीय के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आपके इस चैप्टर से बन सकता है, उन सारे पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो कंटेंट और जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं आप देखना कि आपके एग्जाम में इससे बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला है। साथ ही साथ क्लास 10th का मैथ का भी आप देखोगे तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, और साइंस के भी 1-2 चैप्टर के वीडियो बने हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप वहां से देख सकते हो, आपके नंबर आ सकते हैं, तो देख सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो अगला जो वीक का जो आपके पास एसएसटी का जो एग्जाम होने वाला है, और आपके वो 3 चैप्टर है जिसमें एक मुद्रा और साख, और दूसरा आपका जो है वो लोकतंत्र के मसले, और एक आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। तो दोनों चैप्टरों का, यानी कि जो कि मैंने आपको बोला, पहला जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया कि मुद्रा और साख वाला, और तीसरा जो चैप्टर बताया कि लोकतंत्र के मसले वाला, उसका मैंने एमसीक्यू बना दिया था। आप जरूर जाके देख लीजिएगा। और आपकी जैसे एग्जाम का डेट आएगा फिर मैं उसका मैं वो जो भी जिस तरह से अभी मैं करवा रहा हूं वो भी मैं आपको करवा के दे दूंगा। तभी बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर के डिस्कशन पे। तो आज हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एलटी क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को क्या करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक एमसीक्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके एमसीक्यू वाला का भी वीडियो जरूर देख ले। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो बात करेंगे हम लोग खंड ब पे। तो खंड अ पे हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया था, यानी कि यहां पे आपको जो दिखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। क्या है कि यह दंतुरित मुस्कान के कवि कौन है? तो नागार्जुन जी हैं, आप सबको पता है और आपको याद करना है। अगला क्या है, यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्र बिंदु कौन था? यानी कि जो दंतुरित मुस्कान का जो पूरा का पूरा जो कविता लिया गया उसका मेन केंद्र बिंदु कौन था? तो बच्चा, यानी कि शिशु जो था इसका केंद्र बिंदु था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फसल कविता में कवि कौन था? तो जो फसल नाम का जो कविता है वो भी नागार्जुन जी के ही द्वारा क्या किया गया था, लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो फसल मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके खरीफ फसल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, रबी फसल होते हैं। अगला पूछेगा कि फसल किसके गुणधर्म होते हैं? तो फसल जो है वो खेतों के मिट्टी का क्या होता है, गुणधर्म होता है, चूंकि आपके पाठ में वो लिखा हुआ है। अगला क्या है कि कवि ने किसे सिमटा हुआ संकोच कहा है? तो जो फसल है उसको क्या कहा है, सिमटा हुआ संकोच कवि ने कहा है। अगला देख सकते हो आपका क्या है कि कवि नागार्जुन का जन्म कहां हुआ था? तो अगर मैं नागार्जुन जी का जन्म का बात करूं तो जो आपका बिहार का जो दरभंगा जिला है उसमें देख सकते हो कि गांव है, गांव का नाम क्या है, सतलखा गांव। यहां पे क्या हुआ था, नागार्जुन जी का जन्म हुआ था। तो कभी कभी आपको इनकी मृत्यु और जन्म तिथि भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जन्म तिथि है 1911 में, और मृत्यु की जो तिथि है 1998 ईस्वी है, आपको याद रखना है। अब वही 9 नंबर का मैं प्रश्न पे बात करूं तो प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि बच्चे क्या है आपका, मैं प्रश्न पे बात करूंगा तो थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूं। जूम क्या है आपका, देख सकते हो आपका प्रश्न है कि बच्चों से स्नेह पाने के लिए संपर्क की क्या महत्व होता है? अगर आप किसी एक बच्चे से स्नेह पाना चाहते हो तो उसमें संपर्क की क्या महत्व होता है, आपके प्रश्न है। तो बात करेंगे बच्चे से स्नेह पाने के लिए संपर्क बहुत बड़ी भूमिका है।
बच्चों को अपना बनाने के लिए उनके बीच रहना जो है वो अति आवश्यक है। जब आप उनके बीच में रहोगे, घुलोगे, मिलोगे, तभी जाके आप उनसे प्यार पा सकते हो, उनसे स्नेह प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप देखोगे कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके घर में अगर मान लो कोई मेहमान आता है तो मेहमान को देख के रोना लगता है और वह उस मेहमान के गोदी पे जाता भी नहीं है और नहीं उसके गोदी पे वो चढ़ने का कोशिश करता है। लेकिन घर का एक सामान्य व्यक्ति जो उसके इर्द गिर्द रहता है तो उस पे क्या होता है, बच्चा उसके गोदी पे, यानी कि जो वो गोदी लेने का काम करता है, बच्चों को उठाने का काम करता है, तो आसानी से वो बच्चा आ सकता है। तो संपर्क के लिए, स्नेह के लिए संपर्क बहुत बड़ा क्या है, एक उदाहरण है। अगला क्या देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपकी ये जो मधुपर्क वाला जो क्वेश्चन है वो कभी कभी आपके 2 नंबर वाले यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और कभी कभी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछ देता है। तो मैंने दोनों के लिए मैंने आंसर बनाया है। तो क्वेश्चन आएगा मधुपर्क किसे कहते हैं और मधुपर्क का सांकेतिक अर्थ करें, यानी कि उसका जो सांकेतिक अर्थ उसको स्पष्ट करना है। तो मधुपर्क होता है दूध, दही, घी और जल से बना एक तरल पदार्थ होता है। यह मधुपर्क का अर्थ है मां की आत्मीयता और उनका वात्सल्य। तो देखिए ऐसे मधुपर्क का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई तरल पदार्थ जो कि दूध, दही और घी और जल के मिश्रण से बना हो, उसे क्या बोलेंगे, मधुपर्क बोलेंगे। लेकिन चैप्टर में मधुपर्क का मतलब था कि जो जैसे मां की जब उंगली बच्चे चूसा करते हैं तो मानो बच्चों को क्या लग रहा है कि वो मधुपर्क का सेवन कर रहे हैं, अर्थात मां की जो आत्मीयता है और जो उनका वात्सल्य है, वात्सल्य यानी कि बच्चों के प्रति जो प्रेम है, उसके बारे में यहाँ क्या है, पूरा का पूरा वर्णन किया है। अब वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 11 पे। चूंकि देखो मैंने ज्यादा से ज्यादा मैंने क्वेश्चन लिया है, लोग क्या करते हैं कि आप देखोगे तो वहां पे आपके इसी वाले वीकली टेस्ट के लिए 5 सेट बना देंगे। तो मैं अलग अलग सेट क्यों बनाऊं, चूंकि 5 सेट में अगर बना रहा हूं तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपके एमसीक्यू होंगे, फिर मैं सब्जेक्टिव करवा दूंगा, फिर मैं ग्रामर करवा दूंगा, तो केवल 3 सेट में आपके सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आपको यह भी समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कितने हैं, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं केवल आपके वीकली टेस्ट को बेस बना के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। बाकी मेरा मानना है कि अगर आप मेरे दिए हुए जो भी नोट्स है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको कर लेते हो तो 100% मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है यहां से भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो आप ये बताओ केवल आपको कम क्वेश्चंस करने हैं कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, आप ये मुझे बता दें, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा नंबर, सिंपल सा बात है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि कविता में क्या है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो अगर मैं आवश्यक तत्वों का बात करूं तो कविता में पानी का, मिट्टी का, सूरज के धूप का और हवा का क्या क्या वर्णन किया है, और साथ साथ में मैं बोलूंगा तो मनुष्य के परिश्रम का भी वर्णन किया है। लेकिन अगर आप ये 4 लिखोगे तो आपके नंबर जो है काटने वाले नहीं है। तो हम लोगों ने जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं जो हमारा खंड 100 है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल गया है, ऐसा क्यों लगा बच्चों को देखने के बाद। तो बच्चों की मोहक मुस्कान कवि को अत्यधिक खुशी देती है, उनके जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर। यही कारण है कि बच्चे की मुस्कान को कवि ने कमल के फूल के समान कहा है, कि जैसे गरीब के घर में क्या है, जो है कमल का फूल खिला है। अब यहाँ पे चूंकि मधुपर्क का क्वेश्चन था तो मैंने अभी पहले बताया था, तो मधुपर्क का अगर आएगा तो आप इस तरह से भी ले सकते हो कि मधुपर्क अर्थात दूध, दही, शहद, जल और दूध के योग से जो यहाँ पे देखिए जो देवता और अतिथि के समान रखा जाता है। आपको पता होगा कि अगर आप देखोगे कि अगर कोई देवी देवता का अगर पूजा होता है खास तौर पे सनातन धर्मों में, तो देवी देवता के पास एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दूध, दही, घी और शहद और जल को मिलाकर एक तरल पदार्थ, एक यौगिक बनाया जाता है और उस यौगिक को देवी देवता और अतिथियों के सामने जिस तरह रखा जाता है, और आम लोग इसे पंचामृत भी कहकर क्या करते हैं, उसका जो है रसपान कर देते हैं। तो कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त मां के प्यार के रूप में कहा है, कि जिस प्रकार वो पंचामृत जो होता है जिसमें दही, घी, शहद, जल और दूध का मिश्रण होता है जो देवी देवताओं के अतिथियों के सामने रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार मां का जो प्यार होता है, मां का जो वात्सल है, वो बच्चों के पास पंचामृत की भांति होती है और इनमें दूध, दही, मक्खन, घी सभी क्या होते हैं, लगे होते हैं।
अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका कि बच्चा कवि से पहली बार में परिचित क्यों नहीं हो सका, कि जब बच्चा ने पहली बार कवि को देखा तो वो पहली बार में ही परिचित नहीं क्यों हुआ। और इसी का हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा कि माध्यम बच्चों से जुड़ने के लिए संपर्क कैसा है, तो हम लोग ने उसके बारे में जस्ट बात किया था। तो बात करेंगे इस पे। तो कवि अक्सर घर परिवार से बाहर ही रहा करता था, वह कई दिनों के बाद अथवा कई महीनों के बाद घर आता था, इसीलिए पहली बार मिलने के कारण बच्ची के लिए क्या था, वो कवि जो था अपरिचित सा लग रहा था, इसीलिए बच्चा जो है वो कवि से परिचित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो बच्चे से बहुत दूर आता था। और मैंने इसके बारे में पहले आपको डिटेल से बताया है। आप देख सकते हो आगे क्या है आपका, कवि ने बच्चों से क्यों आंखें फेर लेने की बात कही, कवि ने बच्चे से क्यों आंखें फेर लेने वाली बात कही है। तो कवि और बच्चा जब पहली बार मिलते हैं तो बच्चा को टकटकी लगाकर देखने लगता है, फिर बच्चा क्या करता है, कवि को एकदम टकटकी लगा के क्या करता है, देखने लगता है। यह क्रम कुछ समय तक चलता रहता है, जैसे मानो कि बच्चा सोच रहा है कि आखिर ये प्राणी है क्या, ये कौन प्राणी है जो मुझे देखने के लिए आ गया। इस तरह बच्चा क्या करता है, जब पहली बार कवि को देखता है तो वो देखते रहता है कवि को बच्चा। अब बच्चों की आंख में बच्चे की आंख थक ना जाए, इसलिए कभी बच्चे से आंख फेरने की बात कहता है कि बच्चा जो है वो कहीं थक ना जाए, इसीलिए कवि क्या बोलता है कि बच्चा तुम जो है आंखें फेर लो। तो क्वेश्चन आ सकता है माय डियर फ्रेंड, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो आएंगे और आपको क्या करना है, सही से याद करना और एक बार में आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि कवि ने बच्चे से आंख फेर लेने वाली बात क्यों कही, तो जब पहली बार कवि बच्चा से मिलता है तो बच्चा जिस प्रकार उसे देखता है ना टकटकी लगाकर, यानी कि आंख नहीं मूंदना, उसको क्या बोलते हैं, टकटकी लगा के देखना, और वो पलक बिना झपकाए कवि को इस तरह निहार रहा है, तो कवि को लगा कि अगर ये लगातार मुझे ऐसे देखता रहा तो ये थक जाएगा, इसीलिए कवि ने कहा कि तुम क्या करो, मुझसे आंखें फेर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देख सकते हो क्वेश्चन क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आएगा कि दंतुरित मुस्कान किसे कहा गया, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है, और बच्चों की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल देती। देखिए क्वेश्चन किस तरह है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि दंतुरित मुस्कान किसे कहा गया, अब उसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया कि मृतक में जान डालने की शक्ति बच्चों में किसमें है, और बच्चे की मुस्कान मृतक में कैसे जान डाल देती है, आपके प्रश्न है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का तो क्या है, किसी नन्हे शिशु के नए दांत भरे मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया। जब बच्चों के देखोगे कि 2 दांत, पूरे मुंह में दांत नहीं होंगे लेकिन आगे के 4 दांत होंगे, और उस दांत से जब वो आपको देख के हंसते हैं तो कितना मनमोहक सदृश होता है, और उसी को क्या कहा गया, दंतुरित मुस्कान कहा गया। तो किसी नन्हे शिशु के नए दांत भरे मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन एड ऑन है कि बताइए मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है, तो क्या देख सकते हो कि उस शिशु की मुस्कान बड़ी मनमोहक होती है, उसकी मुस्कान से मृतक में भी जान डालने की शक्ति है। अब अगला देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान मृतक में कैसे जान डाल देती है, तो क्वेश्चन क्या है, तो शिशु की मुस्कान में वह शक्ति छिपी है जो कठोर से कठोर हृदय के व्यक्ति को क्या सरस बना सकती है। देखिए सरस बने रस भरा बना सकती है, यानी कि कठोर व्यक्ति के मन में एक प्रेम भाव क्या कर सकती है, पैदा कर सकती है। बच्चों की मुस्कान उसके हृदय में आशा, प्रसन्नता और उत्साह का संचार कर नई जान डाल देती है, इसलिए बच्चे की जो मुस्कान होता है वो क्या करती है, मृतकों में भी जान डाल देती है। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो 6 नंबर का प्रश्न है आपका कि पाषाण का क्या निहितार्थ है, यानी कि पाषाण का क्या अर्थ है, और कवि के अनुसार शिशु के संपर्क से क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो बात देख सकते हो पाषाण का, तो कवि के स्पर्श से क्या, शिशु के स्पर्श से कठोर पत्थर पिघलकर पानी बन गया है। कवि के कहने का आश्रय है कि शिशु के उस रूप को देखकर कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उस शिशु के स्पर्श से मानो कांटेदार पेड़ों पर भी क्या देख सकते हो, शेफालिका के फूलों की वर्षा होने लगती है। अब ये शेफालिका का मतलब क्या था, बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, तो बबूल का पेड़ कांटों से भरा होता है और उस पे जो फूल लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, शेफालिका। तो वही बोला गया कि जैसे शिशु जब किसी कठोर पत्थर को स्पर्श करता है तो वो पिघल कर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। यानी कि ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्य में कितने भी कठोरता हो, जब उसके हाथों पे कोई बच्चा स्पर्श करता है तो मानो कि उसके मन में, उसके हृदय में क्या होता है कि आकर्षण होता है उस बच्चे के प्रति और उस बच्चों के प्रति दया भाव आता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई कांटेदार पेड़ पे कोई फूल लगाओ, शेफालिका लगाओ, ठीक उसी प्रकार। अब यहाँ पे एक प्रश्न है आपका कि शिशु के धूलित शरीर को देखकर कवि को कैसा लगता है। झोपड़ी में कमल खिलने का क्या असर है।
तो देखिए आप क्या धूल धूसरित शरीर, तो शिशु के धूल धूसरित शरीर को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। झोपड़ी में कमल खिलने का आशय है कि झोपड़ी में प्रसन्नता का वातावरण छा जाना। कवि के कहने का आशय है कि शिशु के रूप को देखकर झोपड़ी में भी आनंद का माहौल छा गया है। तो आपको पता होगा कि जो लोग गरीब होते हैं ना, एक्चुअली उनके यहाँ प्रतिदिन दुख देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब वो बच्चा हुआ और बच्चे की जब मुस्कान घर में खिली तो मानो कि उस मुस्कान को देखकर जितने भी लोग हैं वो लोग मुस्कुराहट हो गए, वो लोग हंसने लगे, और इसी से कहा गया कि जो झोपड़ी है वहां पे भी कमल के फूल खिल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कवि को फसल को कवि ने ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्यों कहा। यह फसल वाले चैप्टर से है। तो बात करेंगे, फसल के लिए पानी सबसे आवश्यक तत्व होता है। पानी मिलते ही जादू की तरह वो अंकुरित होने लगती है। जो फसल होता है जब उसमें पानी डाल देते तो क्या होती है, अंकुरित होती है और बाद में फल फूल देने लगती है। इसलिए कवि ने फसल को पानी का जादू कहा है। कारण क्योंकि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं उसमें पानी डाल देते फिर उसमें अंकुरित होने लगता है, छोटे छोटे मैं बोल सकता हूँ पेड़ बन जाते हैं, और पेड़ बनने के बाद फिर उसमें फल और फूल आने लगते हैं। इसीलिए जो है फसल को पानी का जादू कहा है। अगला प्रश्न है आपका कि कवि ने फसल को क्यों कोटि कोटि हाथों का स्पर्श कहा है। देखिए कोटि कोटि यानी कि हजार हाथों का। तो क्या कहा है, फसल को उपजाने में कई लोगों का श्रम लगता है, यानी कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। उसकी उपज को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा काम है जिसमें कई लोग लगे रहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बीज बोने से पहले, जैसे अगर धान का रोपाई करते हो तो पहले क्या करते हैं, जमीन को जोतते हैं, जोतने के बाद धान को बोते हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं, उखाड़ के बाद फिर खेतों पे लगाते हैं, फिर क्या करते हैं उसको बड़ा होने तक, यानी कि हर एक चीज का देखरेख करते हैं और फिर जाके हमको क्या बोलते हैं, फसल मिलता है। यही कारण है कि कवि ने फल को कोटि कोटि हाथों का स्पर्श क्या कहा है, क्या स्पर्श कहा है। तो आप आराम से इसका लिख सकते हो। अगला देख सकते हो क्या आपका कि फसल की उपज में कई तत्वों का सहयोग रहता है। कैसे, क्या है कि जो अगर फसल के उपज है उसमें बहुत सारे तत्वों का सहयोग होता है। कैसे, आपका प्रश्न है। तो बात करें फसल में किसान के अलावा कई प्राकृतिक तत्वों का समावेश होता है। केवल मेहनत से फसल को उत्पादन नहीं होगा बल्कि उसमें प्राकृतिक तत्व भी चाहिए। जैसे फसल की उपजाऊ का आधार मिट्टी होता है, इसके अलावा हवा, पानी, सूर्य की किरणें आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पानी के बिना फसल का जीवन ही नहीं है और सूर्य के किरणों के बगैर फल फूल लगना असंभव है। अतः किसान के अलावे फसल की उपज में कई तरह के तत्वों का सहयोग होता है। जैसे अगर देखा जाए तो केवल और केवल अगर आप ये सोच रहे हो कि किसान मेहनत करते इसलिए फसल को उत्पादन होता नहीं, बल्कि इसमें कई प्राकृतिक तत्व भी शामिल है। जैसे फसल के उपज का आधार मिट्टी होता है और आपको पता है कि इसके अलावा हवा, पानी, सूर्य के किरणें का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे पानी के बिना फसल उत्पादन नहीं हो सकता, सूर्य के किरणों के बगैर फल फूल नहीं पैदा हो सकता। आपको पता होगा, साइंस का स्टूडेंट हो। और किसान के अलावा फसल के उपज में इन्हीं सारे तत्वों का क्या होता है, समावेश देखने के लिए मिलता है। तो जो भी आपके देख सकते हो, जो भी आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और जो भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। अब आपके मैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, यानी कि जो भी चैप्टर के आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंदु के माध्यम से आपका व्यक्त किया है। तो किन किन माध्यमों से व्यक्त किया, ये आपका प्रश्न है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो कवि ने बच्चों क्या है देख सकते हो, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब सबसे पहले क्या है कि देख सकते हो कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ सकती है, तो इसके लिए कहा। दूसरा देख सकते हो क्या कहा कि मुस्कान, यानी कि जो बच्चे की मुस्कान है, मुस्कान से लगता है मानो झोपड़ी में भी क्या किए, फूल खिल उठे। और फिर मुस्कान से लगता है कि मानो चट्टान में पिघलकर जलधारा बन गया है। और मुस्कान से लगता है कि मानो बबूल से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं, यानी कि कांटों में भी क्या है कि फूल खिलने लगे हैं। तो इन सारे बातों का कवि ने क्या किया, चर्चा किया है। अगला क्या देख सकते हो प्रश्न है आपका, तो प्रश्न देखिए यहाँ पे 3 तरह का पूछेगा। पहला कि कवि के अनुसार फसल क्या होता है, और क्या अगला कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। देखो सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन आएगा कि फसल कविता का प्रतिपाद्य जो विषय वस्तु पर प्रकाश डालना है कि आखिर इसका क्या मतलब। और ये प्रश्न आपके बार बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देख सकते हो, अगर मैं बात करूं आंसर का, तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बना है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है और सभी प्रकार के मिट्टियों का गुणधर्म निहित है। सूरज और हवा का प्रभाव समाया हुआ है
और इन सब के साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी क्या सम्मिलित है, और इन सभी से क्या फसल का निर्माण हुआ है। तो आपको क्या लिखना है कि कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, हवा और मानव श्रम के मेल से बना है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू जय समाया हुआ है और सभी प्रकार के मिट्टियों का इसमें गुणधर्म निहित है। सूरज और हवा का प्रभाव समाया हुआ है और इन सब के साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी जो है वो सम्मिलित है, ऐसा कहा है। अब अगला प्रश्न आपका आता है यहां से कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो बात करें आंसर पे, तो इसमें कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही ये फसल इतने फलती फूलती है। यह किसानों के श्रम की गरिमा है और महिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक क्या चलती है, बढ़ती चली जाती है। अब सिंपल सा बात है, जैसे आप देखोगे कि हम लोग घास कबाड़ने का काम करते हैं, घास या खरपतवार काटने का काम करते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें प्यार नहीं दिखाते, बस बैठते हैं और जोर से खींच देते हैं। लेकिन फसल का अगर एक पौधा भी हमसे वहां से अगर उखड़ जाता है तो कैसे कर, गलती हो गया हम लोग से। तो यानी कि जो कवि का कहना है कि जो किसानों के हाथों का जो प्यार भरा स्पर्श है, यही क्या करते हैं, फसलों को फुलाती और फुलाती है। और वही किसानों की जो श्रम की गरिमा और उनकी जो महिमा है, इसी के कारण क्या होता है, फसल जो है वो बढ़ती चली जा रही है और फसल जो है बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है आपका भाव स्पष्ट करने का। दो प्रश्न यहां से पूछेंगे। पहला आपका प्रश्न आएगा कि छोड़कर तालाब, क्या है देख सकते हो, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। तो अगर मैं जलजात का मतलब बात करूं तो जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। तो क्वेश्चन क्या है कि छोड़कर तालाब, यानी कि तालाब को छोड़कर झोपड़ी में क्या कर रहे हैं, कमल का फूल खिल रहा है, इसका मतलब यही है। तो इसका भावार्थ स्पष्ट करना है, तो भावार्थ का बात करेंगे। तो बच्चों के धूल से सने हुए नन्हे तन को, जैसे आप देखोगे तो बच्चे जब क्या करते हैं, धूल में यानी कि बालू में या गंदी में खेलने लगते हैं तो उसके पूरे बॉडी में क्या होता है, धूल या बालू आ जाते हैं। तो वो उनसे उनकी बॉडी जो कीचड़ के समान लगती है, धूलसर लगती है। तो ये कहा है कि बच्चों के धूल से सने हुए नन्हे तन को जब कवि देखता है तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल उठा है, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा। अब अगला एक देख सकते हो, इसी का एक भावार्थ वाला है कि छू गया तुझसे ही छू गया तुझसे ही झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि छू गया तुझसे झरने लगा पड़े से फालिका के फूल, बांस था या बबूल। तो बोलता है कि जैसे तुमने मुझे स्पर्श किया तो उससे से फालिका के फूल झरने लगा। आप ये बताओ कि जो फूल है वो बांस का है कि बबूल का। तो देखो भावार्थ का बात क्या है कि जब कभी बच्चे के संपर्क में आता है तो उसे अधिक खुशी मिलती है। वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे संपर्क में आया तो मेरे जीवन में भी खुशियों के फूल खिल गए, जबकि मेरे जीवन में बांस और बबूल के पेड़ों की तरह था, यानी उनमें फूल खिलते ही नहीं थे, है ना। अब बांस और बबूल के पेड़ जैसे मेरे जीवन में भी खुशियां और बहार आ गई है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे शेफालिके में भी क्या क्या फूल खिल गए हैं। बात क्लियर है। अब देख सकते हो अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे आएगा और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि बच्चों के दंतुरित मुस्कान कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ती है या क्या प्रभाव करती है। तो देख सकते हो क्या है कि बच्चे के दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन मुग्ध हो गया था। तो पहले आता है इसका कवि जो है मन मुग्ध हो गया। दूसरा क्या है कि कवि उसका उदास मन भी खिल उठा, जब कवि का जो उदास मन था वो भी खिल उठा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो झोपड़ी में क्या है, कमल फूल जो है खिले हुए हैं। फिर देख सकते हो क्या है कि उसके मन पत्थर, जिनका मन पत्थर के समान कठोर है, उनके मन में भी प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और ऐसा लगता है कि बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल जो है झड़ने लगे। ऐसा कहा गया कि कांटेदार पेड़ों में भी फूल जो है खिले हैं, ऐसा कवि का मानना था। अब देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के मुस्कान और बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है। तो बात करें आंसर पे, तो बच्चों की मुस्कान निश्चल और भोली होती है। उनको कोई ऐसा नहीं पता कि किस तरह से मुस्कान करनी चाहिए, क्या सही है अथवा क्या गलत है, उनको नहीं पता होता है, निश्चल होती है। उनमें कोई छल या स्वार्थ नहीं रहता। बच्चों की मुस्कान स्वाभाविक होती है, उनको अच्छा लगा तो हंस दिए। लेकिन दूसरी ओर बड़ों की मुस्कान कुटिल होती है, उनमें छुपा होता है कि अगर वो हंस रहा है तो उसमें भी उनका फायदा होना चाहिए और स्वार्थपूर्ण होता है। वे अपनी मुस्कान को माप तोल का स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कहीं भी अपने मन हंस दिया, उनका हंसना भी होगा ना, तो वो सोच समझ कर हंसेंगे कि मैं हंस रहा हूं तो मुझे यहाँ पे फायदा है या नहीं है। वे कभी अपना प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए भी करते हैं और बड़ों क्या है, देखो सिंपल सा बात है कि जो
बड़े बुजुर्ग होते हैं केवल इनके लिए नहीं करते, बल्कि वो कभी कभी अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी को भी इजहार करते हैं। बड़े लोगों का मुस्कान लोक व्यवहार का भी एक बहुत बड़ा अंग है कि लोगों को देखकर वो क्या करते हैं, हंस देते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश लिखना है। आपको कभी कभी सारांश लिखने के लिए आता है और आप लोग क्या करोगे, फसल वाले जो कविता है उसका आप सारांश जरूर लिख के आप याद करोगे। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मैं बात करूं सारांश का तो क्या है, देख सकते हो, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर मन में उठने वाले भावों का वर्णन किया है। कवि ने अनेक बिंबों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश छुपा है, यानी कि जो सुंदरता होता है उसमें जीवन का राज छुपा हुआ है। इस सुंदरता में कठोर से कठोर मन को पिघलने की शक्ति है। इस दंतुरित मुस्कान की मनमोहकता तब और भी बढ़ जाती है जब उस बालक के साथ नजरें भी मिल जाती है और बच्चे क्या करते हैं, आपको देखकर मुस्कुराते हैं। इस प्रकार इस कविता में छोटे बालक की दंतुरित मुस्कान का बड़ा मनमोहक क्या है वर्णन किया गया है। तो आप इस प्रकार अगर फसल वाले कविता के बारे में लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और आप आसानी से नंबर पा सकते हो। तो जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। अगर आपकी डिमांड हो तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हो, दंतुरित पाठ का पूरा व्याख्या करेंगे। आप देख सकते हो मैंने पहले से बना कर रखा है, जैसे काव्यांश है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भर देगी जान, है ना, धूल धरस तुम्हारे ये गाछ छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसका देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहले से नोट्स बना कर रखा है। अगर आप बोलोगे तो मैं ले लूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। जितने लोग देख रहे हैं अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आया तो मैं पक्का बता रहा हूं कि मैं आपको क्या करूंगा कि मैं ये वीडियो ले लूंगा, ताकि आपके इस चैप्टर से डाउट जो है दूर हो जाएंगे। अब अगला जो सेट वाला वीडियो आएगा जिसपे हम लोग आपके जो यहाँ से आपके एक जो है शायद आपके यहाँ से विकारी और अविकारी चैप्टर से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। शायद अब है या विकारी अविकारी है, मैं देख लूंगा फिर से। और आपके शायद है सार्थक या सुरती शब्द ऐसे कुछ है, जो भी आपका व्याकरण सेक्शन है उसमें व्याकरण सेक्शन का भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो अगला जो आपका जो सेट 3 आएगा, तो सेट 3 में हम लोग सारे के सारे ग्रामर सेक्शन को करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सारे के सारे में ग्रामर सेक्शन को मैं अगले वीडियो पे कर दूंगा। तो सेट 1, 2 और 3 में आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और आप ये कर लो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको लिख के बताता हूं कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।